करुणा सिंह कैसे हैं आप? तुलसीकृत, साकेत, राजू, अंजलि, आयन, रिजवान, गुड इवनिंग पूजा, सतीश, सब लोग कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं? बहुत बढ़िया। मैं 1 मिनट टाइम ले रहा हूँ आपका। 1 मिनट, 1 मिनट। वन मिनट आप लोग वेट करेंगे, जस्ट 1 मिनट। तो सब लोग कैसे हैं आप लोग? प्रवीण जी, पूजा, विनीता, गौतम जी, दौलती। हाँ दौलती, तुम्हारा भी जोड़ना है, प्लस में जोड़े नहीं थे। और कल आज से नहीं प्लस है, कल से। आज वहाँ पर लोग स्टार्ट हो नहीं पाया, कुछ प्रॉब्लम था। जो मैंने डिजाइन किया था सिलेबस, उसमें डेट कुछ आगे पीछे करना था एक्चुअली। उसमें 15 अगस्त को भी, चूंकि मुझे मालूम नहीं था, तो कंटिन्यू 15 अगस्त, 2 अक्टूबर सबका डाल दिए थे डेट। और 15 अगस्त सब तो जानते हैं कि उस दिन क्लास व्लास नहीं लिया सकता, कोई भी काम नहीं किया सकता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है ना? इस फैन थोड़ा आप लोग तो बहुत सारे लोग जो भी यूट्यूब पर जुड़े हैं, सबका वेलकम। यूट्यूब पर भी शनि, पिंटू दास, मुकेश जी ज्वाइन किए हैं, चंदन है ना। अभी सब चंदन का सबका क्लास बाकी है, लेकिन आज से नहीं, कल से हो जाएगा। अंकित मिश्रा, आप कैसे हैं? बस ठीक। सनी, रिजवान। तो मैं थोड़ा 2-4 दिन डिस्टर्ब इधर बीच रहा। ठीक है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कई जगह जाना रहा, तो हॉस्पिटलिटी को लेकर, डॉक्टर के यहाँ दिखाने को लेकर, और इसलिए मैं घर से आउट ऑफ स्टेशन था। तो आउट ऑफ स्टेशन रहने पर, जैसे ब्रॉडबैंड, घर पर मेरे ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी भी मैं दूसरी जगह से ही क्लास ले रहा हूँ। तो आज के बाद कल से हम लोग पूरा, लेकिन आज ऐसा होगा नहीं। और दूसरी जगह चूंकि यूट्यूब ये दोनों पर चल रहा है, इससे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। महेश कुमार, रुचि, संजीव जी, संजीव जी लॉकडाउन में थोड़ा बहुत मौका मिल जा रहा है। कविता, कई सब लोग प्लस क्लास में, लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। नहीं पूजा, यस मैं फाइन हूँ। रुपेश जी नमस्ते। निरंजन, दीपा, निरंजन भारती, और दीपा हैं, अंजलि, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग, गुड मॉर्निंग। आज से नहीं, कल से न्यू बैच है मॉडर्न हिस्ट्री का, शाम को 7 बजे। आज ही से था, लेकिन अब कल से होगा। और आपके ग्रुप में मैं इन्फॉर्म भी अभी डाल दूंगा मैसेज तुरंत। आज ही से था, लेकिन वो एक्चुअली जो मैंने क्लास शेड्यूल किया था ना, उसमें 15 अगस्त, रक्षाबंधन सब रखा गया था। तो मुझे ध्यान था नहीं, कैलेंडर थोड़ा मैं देखा नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम आ गया। तो फिर से एक डेट हटाना पड़ा, तो उसके लिए फिर से मैनेज करना पड़ा। तो 6 घंटा, 12 घंटा पहले पब्लिश करना रहता है, इसलिए पब्लिश नहीं हो पाया। सर मुझे भी सतीश मिश्रा, हाँ आप लोग बात कर लीजिएगा सतीश जी। सतीश जी सब आप लोग 1 तारीख को न हो तो ज्वाइन करिए, 1 तारीख को। स्वीटी यादव, विक्रम, ऐसे 24 से मेरा शुरू हो गया। तो स्टार्टिंग का ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगा, तो उसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ज्ञान प्रकाश सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो बहुत सारा मैंने अनअकैडमी पर भी क्लास लिया है। ज्ञान प्रकाश आप यूट्यूब पर सर्च करिए, ज्ञान प्रकाश गया तो अनअकैडमी पर, यूट्यूब पर मैंने बहुत सारा क्लास लिया है। हाँ, इस तरह से। प्रिंस सिन्हा, आज ही ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, कल से आपका बहुत अच्छा एक सेशन मिलेगा। और मैं बता रहा था, आप लोग जितने लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। नाउ आई एम इन्फॉर्म यू कि 2-3 दिन से मैं काफ़ी व्यस्त था, आज तक व्यस्त हूँ। कल से फ्री हो जाऊंगा। घर में किसी का प्रॉब्लम था, हेल्थ का रीजन था, तो बार बार डॉक्टर के यहाँ आना जाना दिखाना चल रहा था, इसलिए
थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंस लग रहा होगा। विनीता यादव, गुड इवनिंग। दिनेश जी कहाँ से हैं आप? दिनेश कुमार। अमर भी हैं, हाँ अमर, दीपिका, नेहा, राकेश रंजन, पूजा जी, ठीक। तो इस तरह से हम लोग ने जो कल पिछले सेशन में लिया, और मैं जस्ट मैं अभी ट्रेवलिंग करके 10 मिनट पहले उतरा हूँ गाड़ी से, और फिर आपका क्लास। तो हम लोग जहाँ तक पिछला टेस्ट को छोड़े थे उससे आगे आएंगे। शिवरंजनी है, डिम्पल, रवि, सुमन। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे, जिसको आप लोग जो जिनका छूटा हुआ होगा, वो रूपा भी ज्वाइन किए कि नहीं? रूपा ये सब ठीक है। तो आज देखिए, और कुछ क्लास स्पेशल में भी मैं इकोनॉमी का दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये मेरा जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जो भी स्टूडेंट 1 ईयर या 2 ईयर, गोपाल जी हैं, गोपाल जी, हाँ रूपा आई हैं, गोपाल जी हैं, गोपाल जी इसमें डीओ ऑफिस, गोपाल जी डीओ, हाँ गोपाल कुमार ज्वाइन, वेलकम गोपाल। तो ये ज्ञान आईएएस कोड यूज करिएगा तो 10% डिस्काउंट होगा, ठीक है ना। यस यस गोपाल जी, 24 तारीख को, आज शायद प्लस में भी है ना, आपने तो वही गोपाल जी है ना डी ऑफिस। तो 24 तारीख को, आज से ही गोपाल जी स्टार्ट होना था, लेकिन 24 तारीख से 7 बजे उस शकैब है, ठीक है। तो ये आप ज्ञान आईएएस अगर कोड यूज करते हैं तो आपके साथ हम 1 साल या 2 साल, 6 महीना का कोई भी एडमिशन नहीं लेंगे, मिनिमम 1 साल या 2 साल का ही लेंगे, ठीक है ना। तो इससे आपको काफी बेनिफिट है। इवन मैं तो कहूंगा कि 2 ईयर्स से लीजिएगा, सारा वीडियो वीडियो आपका 2 ईयर्स, जिसके लिए ज्ञान आईएएस कोड यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। गुंजा, विपुल। तो जो हमने टेस्ट दिया था, तो उसको टेस्ट को आप लोगों ने उसका उससे आगे जो छूट गया था, उससे आगे प्रगति, पल्लवी सब, उससे आगे हम लोग चलते हैं उस टेस्ट पेपर को, ठीक है। तो इस तरह से ये टेस्ट हो चुका है, और आप लोग इस टेस्ट को, ठीक है ना, ये टेस्ट हो चुका है। इसके आगे जहां से बचा हुआ था मैंने वो, ये भी हो चुका था, अर्जेंटीना यहां से होने वाला था। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका मैं पोल शुरू करता हूं। चलिए, कोई भी देख के नहीं करेंगे। है ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन थोड़ा। शानवी, मैं चूंकि ये 5 क्वेश्चन के बाद दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। ये है शानवी, और दूसरे स्थान पर साकेत, तीसरे स्थान पर विश्वास नारायण। मेरे स्टूडेंट जो भी हैं वो चीटिंग नहीं करेंगे। कोई भी जो मेरा स्टूडेंट है, मैं मुझे भरोसा है आप पर कि आपको नॉलेज है, लेकिन किसी तरह का प्लीज कोई चीटिंग नहीं करेंगे। सिक्के गुप्ता, पूजा, ठीक है, कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे, इसलिए कि हम लोग टेस्ट में, और चीटिंग करेंगे भी ना तो मैं पकड़ लूंगा, एक आध दो गलत आंसर डालूंगा, और देखूंगा कि फटाक से आपका सही हो रहा है, उस झोंक में 3-4 क्वेश्चन का पोल गलत में डालूंगा, और तुरंत पकड़ा जाएंगे कि आप लोग कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो शानवी हैं, शानवी विकास नारायण, ठीक है। और इसका आंसर था, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, बी ना। बहुत लोगों ने बी किया होगा, मैं इसको बता रहा हूँ आपको, बी आंसर था। काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये आपका बी, बाकी छोड़ देते हैं, बी है ही तो। अब देखिए इसमें क्या करना था आपको, क्या कंसेप्ट था, बड़ा बढ़िया था नहीं। जैसे आप मान लो कि आप अपने कहीं भी नक्शा देखते हैं, घर के आसपास याद रहता है, मकान का भी नक्शा होता है, उसी तरह से ये आपका उत्तरी अमेरिका महादेश है, ये दक्षिण अमेरिका महादेश शुरू होता है, ठीक। आपको समझने के लिए मैं बना देता हूँ यहाँ पर कि ये जो नॉर्थ, ये आपका उत्तरी अमेरिका महादेश है। देखिए सबसे पहले एक नदी केवल यहाँ देख लेते हैं, ये देख रहे हो ना आप, ये आपका डी है ना,
तो ये आपका ये कौन सी नदी है? तो ओरोनिको नदी। ये कौन सी है? ओरोनिको नदी, ठीक है ना। डी का ओरोनिको नदी, ठीक है ना, ओरोनिको नदी। तो थोड़ा सा मैं आपको बड़ा कर रहा हूँ इसको, और समझिए बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, और मैं बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चंस पेपर लेके आऊंगा, और मैं बताऊंगा ही नहीं बल्कि आपका कंसेप्ट, आपका नजरिया, आपका तरीका। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि हाँ, तो इस तरह से ये जो नदी है, सारी नदियां जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका नॉर्थ अमेरिका महादेश है। बहुत अच्छे से कई बार मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको सारा चीज क्लियर है। देखो ये आपको ये इस तरह से ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है ना, और ये बाउंड्री लाइन किसका है? ये ऊपर में कनाडा है, ठीक है, और ये में यूएसए। इससे देखो कई मैंने क्या बताया कि एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन फ्री ले जाइए। ठीक, तो ये आप समझ गए कि कनाडा है, नीचे यूएसए। तो ये जितना भी नदियां ऊपर की हैं, कौन ए बी कम से कम है ना, और ये सेंट लॉरेंस बाउंड्री बनाती है। तो ये जो ऊपर में ए बी नदी है, ये दोनों की बाउंड्री बना रही है, और ये डी नदी। तो ये नदी अलास्का का पठार है, ठीक है ना। कनाडा में ये जो अलास्का रीजन देख रहे हैं, ये अलास्का का पठार है, और ये वाला कनाडा का भाग नहीं है, बल्कि ये इस पर कब्जा किसका है? यूएसए का। यूएसए ने इसको रसिया से खरीदा था, और यहीं पर से आपको शुरू हो जाता है रसिया, ठीक है ना। और यहाँ पर दोनों के बीच में जो यहाँ पर एक जल संधि है, इसी का नाम है आपको क्या? बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? ये आपका बेरिंग, ये बेरिंग जल संधि, ठीक है ना। तो ये अलास्का का पठार है, और ये रसिया का भाग था, ये रूस है, रूस ने ये अमेरिका को बेच दिया था, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। कौन सा हिस्सा? ये आपका जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा रूस ने बेच दिया था। तो इसका दो आंसर था। तो आंसर में आपको क्या क्या दिया था कि ए कौन सी नदी है ना, देखिए बी ऑप्शन था ना। तो सेंट लॉरेंस का, सेंट लॉरेंस, बी का 5 का है, 5 का ए हो गया। तो 5 क्या है? यूकॉन नदी, यूकॉन नदी। तो मैं इसको और छोट कर हल्का सा, यूकॉन नदी। 5 है यूकॉन नदी, यूकॉन ए ऑप्शन है, ठीक है ना। ए में क्या है? ए आपका ये है। 5 का क्या होगा? ए। 5 का क्या है? ए। तो ये आपका यूकॉन नदी है, अलास्का के पठार में। ये आपको वैली से होकर गुजरती है, और इस तरह से अलास्का के पठार से ये नदी गुजरती है। और ये नदी कहाँ गिर रही है बताओ? बेरिंग सागर में। तो यूकॉन नदी से आपको कितना फैक्ट क्लियर हो गया? एक तो आपका लोकेशन है ना, ऐसे ही मैं बता के कि इसका आंसर भी होगा, अगर मैं आगे चल देता तो जो नए स्टूडेंट है, जो आईएएस के स्टूडेंट नहीं बल्कि जो जनरल बैच के हैं, वो इससे कोई फायदा नहीं होता। तो यूकान नदी सबसे पहले तो अलास्का के पठार से बहती है, उसी उसमें बहती है। दूसरा, ये नदी है ना, रॉकी पर्वतमाला के आसपास से निकलती है। ये रॉकी, यहाँ पर अमेरिका में एक पर्वत है यहाँ पर, जिसका नाम है रॉकी, है ना, रॉकी। तीसरी बात कि ये नदी बेरिंग सागर में गिरती है, बेरिंग जल संधि में। कहाँ गिरती है? बेरिंग स्ट्रेट में ये नदी गिरती है, ठीक है ना। बेरिंग स्ट्रेट में ये नदी जाकर गिरती है, ठीक। चौथा, अलास्का पर कब्जा किसका है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। पांचवा फैक्ट मैंने बताया कि अलास्का पहले किसका भाग था? रूस का। छठा भाग किसको बेचा? अमेरिका का। एक क्वेश्चन से आपका इतना फैक्ट हुआ, ठीक है ना। फिर ये 49 डिग्री समानांतर रेखा है, जो कनाडा और यूएसए को डिवाइड करती है, ठीक। अब बी देखो, ये नदी आपकी मैकेंजी है। ये कौन सी नदी है? मैकेंजी। तो जहां पे मैकेंजी नदी गिर रही है ना, ये भी आपको यहाँ से निकलती है, और ये मैकेंजी की खाड़ी है, ये गल्फ ऑफ मैकेंजी। तो ये पहला तो कि मैकेंजी नदी क्या है? उत्तर की तरफ बहती है, दक्षिण से निकलकर उत्तर की तरफ बहती है, और आर्कटिक सागर में गिरती है। कौन सागर? आर्कटिक सागर। और नजदीक में बोलिएगा तो मैकेंजी की खाड़ी। तो ये हो गया आपको मैकेंजी की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैकेंजी, ठीक है। उसी तरह से ओरोनिको नदी, ओरोनिको नदी यहाँ पर आपको देखते हैं, ये ओरोनिको नदी है। और ओरोनिको की एक सहायक नदी है कैरो, और कैरो पर ही एंजिल फॉल है। कैरो पर ही क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, जो कि ये कैरो नदी ओरोनिको में जाके मिल जाती है, ठीक है। और इस तरह से ये पूरा आपका इधर वाला हिस्सा अटलांटिक महासागर का, इधर वाला हिस्सा क्या है? अटलांटिक महासागर का। तो ये जो आपको ओरोनिको नदी
ये अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है ना। ओरोनिको कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। और सी हो गया, ये को एक नदी कौन है? सेंट लॉरेंस। ये क्या है? सेंट लॉरेंस, ठीक है ना। ये आपके सेंट लॉरेंस नदी है, जो जाके ये भी अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो इस तरह से आपका ये फैक्ट होता है। ऑप्शन क्या था? 5-3, ठीक है ना। ए का 5, 5 का ए, ठीक है ना। 3 का बी, 3 का बी, और फिर 1 का सी, ठीक है ना, और 2 का डी, ठीक है ना। ये आपको, और 5 नदी का नाम दिया था, 4 का पूछा, ठीक। तो ये अमेजन नदी यहाँ पर, अमेजन का कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। क्यों? कि अमेजन नदी यहाँ से निकलती है और ये ब्राजील यहाँ पर, इस यहाँ पर गिरती है। तो अमेजन नदी बनाया है नहीं। विश्व की सबसे बड़ी नदी ब्राजील में बहती है। सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? सबको क्लियर हुआ? जो नए लोग हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं? न्यू स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन बनाया करेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इक्वली मैं चारों सब्जेक्ट का इस तरह से ही डिस्कस करूंगा। और अगर इतना, अगर रोज हम लोग, मुझे लगता है कि अगर कुछ इसमें स्टूडेंट तैयार हो जाएं 2021 आईएएस के लिए भी, तो आईएएस बीपीएससी कंबाइंड, तो मैं उनको ले चलूंगा। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मान के चलिए, जब मेरा ऑफलाइन कोचिंग रहता तो 30,000 फी है, 30,000 फी है। और यहाँ पर तो आपको आईएएस का पीटी तक लेवल लेके जाऊंगा, और 7,000 2 इयर्स का आपको लग रहा है। पता नहीं आप लोग बाद में क्या करेंगे, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन हाँ, जो लोग ज्वाइन करेंगे, बहुत लोग सोच रहे होंगे करें या ना करें, वो डजेंट मैटर, है ना। गंगा के किनारे रहने वाले लोग भी बहुत कम ही स्नान गंगा में करते हैं उनका, ठीक है ना। और चूंकि ये मेरा अपना इंस्टीट्यूट नहीं है कि मैं कुछ भी कर पाऊँ, और मैं इसमें बस केवल एजुकेटर हूँ, और एक बस मैं किसी दूसरे मंच पर मैं एक टीचर हूँ। तो इस चीज़ को, मेरी मजबूरी को समझिएगा कि आप चाहे कि सर कुछ कर पाएँ, ये इम्पॉसिबल है कि मैं इसमें कुछ कर पाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, आप फ़ोन करेंगे, मैं रास्ता बता दूंगा कि कैसे आपको क्या लेना है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग तो कुछ है ही नहीं, हम लोग को सैलरी है, वेतन भोगी है। जैसे रिलायंस कंपनी में लोग वेतन उठाते हैं, ठीक है ना। रिलायंस कंपनी में जैसे वेतन उठाते हैं, टाटा में वेतन उठाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से मैं भी अन अकेडमी से वेतन उठा रहा हूँ। सर मुझे आईएएस का ही लेवल चाहिए। अभी अभी पहले आईएएस के लेवल के लिए पहले कल्चर बदलो ना, डीडी न्यूज ये सब फॉलो करो, पहले कल्चर। कोई भी जब तक अपना कल्चर नहीं बदलेंगे, मुझसे कोई नहीं पूछेंगे सर मुझे आईएएस की तैयारी करना है, ठीक है ना। आप अपना कल्चर मतलब क्या, न्यूज़पेपर पर नोट्स बनाइए, डीडी न्यूज, कुछ भी, ABCD 1 2 0, कुछ भी आप क्लास का, है ना। तो ये सब चीज, बाकी वसीम अकरम, गुड इवनिंग। तो ये आपका सेंट लॉरेंस नदी, ओरोनिको नदी, मैकेंजी। इसी तरह से एक क्वेश्चन, क्योंकि देखो कुछ ही क्वेश्चन पर मैं टाइम दूंगा, जो क्वेश्चन टाइम दिए, नहीं कि हर क्वेश्चन में जबरदस्ती में नहीं घुसाऊंगा कि हर क्वेश्चन चलो। इसी तरह से आपको ध्यान रखिएगा, जो ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ, आईएएस में पूछा हुआ है, ये आईएएस का ही क्वेश्चन है। ये आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ईयर नहीं मालूम है कहिएगा तो मैं, तो जो लोग, आप इस आईएएस के क्वेश्चन को आप कितना बढ़िया समझ लिए बताओ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ नहीं? क्यों? कि जब टीचर बताने वाला रहे तो क्यों प्रॉब्लम होगा भाई। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, ठीक है। उसी तरह से आपको कभी कभी पूछ देगा कि ऐसे साउथ, नॉर्थ से साउथ नदियों का क्रम बताएं। तो आप जानते थे मैकेंजी नदी थी, आप जानते हैं। इसी को अगर मैं क्रम बदल दूं तो पूछा है कि नदियों का नॉर्थ टू साउथ क्रम बताइए, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ इसका सीक्वेंस बनाइए, नॉर्थ से लेकर साउथ। तो ये नदी आपकी है। तो ये आपका कौन सी नदी थी? मैकेंजी। ये कौन सी नदी है आपकी? मैकेंजी रिवर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है क्या है? लॉरेंस, ठीक। तीसरा क्या है? ओरोनिको, ओरोनिको। चौथा क्या है? अमेजन, क्या है? अमेजन, अमेजन, ठीक है। और मैं इसको ई कर देता हूं, ठीक। अब अगर रहे कि उत्तर से, नॉर्थ से साउथ दिए गए नदियों का क्रम बताएं, तो मान लो सीक्वेंस है, चलो बी है सबसे नॉर्थ में, उसके बाद क्या है? सी है ना। उसके बाद क्या है आपका? बी के बाद सी, उसके बाद क्या हो जाएगा? डी, और उसके बाद क्या हो जाएगा? ई।
तो यही सब चीज है, बी सी डी ई। कितना बढ़िया से क्वेश्चन समझ लिया है ना। तो जब प्लस कोर्स में आएंगे, प्लस कोर्स में जिसके लिए आप दिमाग लगा रहे हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे, और इसका डेट बाय डेट डिजाइन होता है, तो हम लोग जब मैपिंग करेंगे ना, मैपिंग करेंगे, आप घर में हैं, समझिए कितना सस्ता पड़ता है। अगर 2 साल का 7,000 लग रहा है, ठीक है ना, तो 300 रुपया अगर आप पर मंथ खर्च करते हैं, तो 12 महीने का 3600, और फिर अगला 12 महीने का 3600, हो जाता है 7200। ठीक। दूसरा चीज, आप रोज क्लास दे रहे हैं तो आपको क्वाइंस मिलता है, क्रेडिट, क्रेडिट मिलता है। मतलब किसी को आप अपना प्रोफाइल खोलिएगा तो लिखा रहेगा क्रेडिट, और उसके नीचे लिखा रहेगा 200 या 300 या 700। किसी किसी स्टूडेंट को 700 रुपया तक वो रोज देखने से लाइव ये क्रेडिट मिलता है। तो एक स्टूडेंट जिनका 700 क्रेडिट आया था, तो उनका 7200 में क्या हुआ, 700 रुपया घट गया। ठीक है ना, 72, सॉरी 7,000 में 700 उनका माइनस हो गया, उनका कितना होगा, 6300 रुपया। अब बताओ 6300 में 24 महीने आप रहेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं मुझे एडमिशन लीजिएगा तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, आप ये समझिए। तो आप अगर 6300 मिला 24 महीने, आपका 250 रुपये पर मंथ जा रहा है। ठीक है, मेरे साथ 2 साल रहोगे, ये भी समझो, किसी भी कीमत पर 2 साल रहोगे, ठीक है ना। तो ये 250 रुपये अगर आपका पर मंथ जा रहा है, तो आप घर से कोचिंग आते थे तो ऑटो भाड़ा लगता था, रिक्शा भाड़ा लगता था, गाड़ी का पेट्रोल जलता था, ठीक है ना। ये सब चीज होता था कि नहीं होता था, टाइम किल होता था, क्लास नहीं आ पाते थे, सब चीज होता था। इसलिए मैं, माय डियर स्टूडेंट, मैं ये मत समझो, मुझे जितना रहता है मैं उतना एडमिशन हो जाता है मेरा बहुत अच्छे से। बाकी उसके बाद उसका उसका कोई मुझे तो पेमेंट मिल रहा है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन जो वेट कर रहे हैं, प्लीज इस चीज को समझिए। जो मैं, जिस चीज का मुझे डर है, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन इसका फीस हो जाएगा 14,000 15,000, मैं खुद ही नहीं बोलूंगा कि आप कैसे लोगे, एक छोटे से शहर का बच्चा कैसे लेगा 14,000 15,000 रुपया खर्च करके, बताओ, नहीं ले पाओगे ना। एक बार दर्द होगा, लेकिन 24 मंथ 2022 तक, तो आप जुलाई 2022 तक तो आप कम से कम क्लास देखोगे ना। मैं यही अपॉर्चुनिटी उठाने के लिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ, ये देखिए आमिर सुहेल प्लस में है, इनको मालूम है। ये 5-5 और बाकी कई सारे टीचर रहते हैं, जिसका अच्छा लगे उसका कर सकते हैं, है ना। 10 टीचर का क्लास कर सकते हैं आप 10 घंटे। ये अमीर सुहेल है 6, कल इनसे बात हो रही थी मेरी अमीर सुहेल से, ठीक है ना। ये सर बताया कि मैं अब कितना अभी, तो बोला सर अकेडमी पे अभी भी 6 घंटे क्लास कर रहा हूँ। ये हिंदू एनालिसिस होता है तो हिंदू करते हैं, आईएएस वाले, आईएएस वाले पर, फिर बाकी जितने चलता है ये करते हैं। मिस्टर न्यू स्टूडेंट है, सर की कृपा से मेरा एडमिशन हो गया। हाँ ठीक है, मेरी कृपा से नहीं हुआ, तुम्हारी कृपा से हुआ। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप एडमिशन लो, एकदम मत लो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 महीना 3 महीना बाद आप आओगे, और तब 14,000 लग जाएगा, 15,000 लगेगा। आप जाके जाके पता करो, झारखंड फी बढ़ गया। मैं बार बता रहा हूँ कि ये फरवरी जनवरी से ही बीपीएससी चालू हुआ है, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो यूपीएससी लेवल तक। देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप इसे समझिए। अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री चालू कर रहा हूँ, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री घर पर बैठ के मुझे पढ़ाना है, कोई टेंशन नहीं, मेरा सारा किताब कॉपी। आपको क्या करना है, अभी मैं देखो मॉडर्न हिस्ट्री चला रहा हूँ, समझिए इस चीज को मैं जो बता रहा हूँ। मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री कल 7 बजे शाम को लॉन्च कर, थोड़ा समझिए जो लोग हैं। अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। पीडीएफ रहेगा, मटेरियल जो आपको देते हो मटेरियल रहेगा। तो पहला तो मटेरियल रहेगा इस पर, है ना, पीडीएफ में आपको मेरा मैटर रहेगा। दूसरा, जब जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, तो इसमें मैं क्या करूंगा, ये जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे आपको मैं क्या करूंगा, आप मेरे साथ कैसे चलेंगे, इस डिजाइन को समझो, ऑनेस्टली डिजाइन को समझो। क्योंकि मैं इतना क्लास में मेहनत नहीं कर पा सकता, लॉकडाउन है, मुझे रेलवे का बैच लेना था, ग्रुप डी का लेना था, एसएससी का लेना था, ठीक है ना, बीपीएससी का लेना था, आईएएस का बैच लेना था। परेशान रहता था 9 घंटा 10 घंटा क्लास लेने के बाद, ठीक है ना। तो आप, अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, चलो मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया, तो मैं उसके साथ आपका विपिन चंद्रा कंप्लीट करवाऊंगा, जो आईएएस की बुक है। कैसे आप आईएएस के पीटी की तरफ जाओगे, विपिन चंद्रा मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक, जैसे मैंने पढ़ाया 1857 की क्रांति, और आपके पास बुक नहीं रहेगी तो हम उसका पीडीएफ डाल देंगे। तो विपिन चंद्रा, आप सब लोग, जो लोग सीरियस हो गए वही आएंगे, पैसा तो इसमें फालतू है नहीं कि कोई ऐसे लगा देगा। तो विपिन चंद्रा कराऊंगा। जब बिपिन चंद्रा कराऊंगा तो उसके बाद बीएल ग्रोवर, 2 बुक मैं लेके चलूंगा, ठीक है ना, जो आईएएस के लिए बच्चा बच्चा पढ़ता है, बीएल ग्रोवर और विपिन चंद्रा। दूसरा चीज मैं करूंगा कि 11th की जो एनसीईआरटी है, 12 की जो ओल्ड वाली, उस एनसीईआरटी को लेकर चलूंगा। तो जब हम बीएल ग्रोवर को पढ़ लेंगे, जब विपिन चंद्रा को पढ़ लेंगे और एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, तो आईएएस का बच्चा जो निकाल रहा है ना पीटी, वो आसमान से टपका हुआ नहीं है, आप इस भ्रम में मत रहें।
आप भ्रम में मत रहें कि वो आसमान से टपका हुआ है। आप डुमरिया में रह रहे हैं, आप कष्ठा में रह रहे हैं, आप परैया में रह रहे हैं, आप डेल्हा पर रह रहे हैं, करीमगंज में रह रहे हैं, तो ये क्यों नहीं समझते हो कि हम भी निकाल सकते हैं? अरे ऊपर ऊपर ध्यान रखेंगे तो नीचे वाला बीपीएससी यूपीएससी तो आराम से हो जाएगा, दरोगा तो आराम से हो जाएगा, नॉलेज तो हो जाएगा। आप उस सब्जेक्ट से पीएचडी करो ना, लेक्चरर प्रोफेसर तो बनोगे। अब कुछ नहीं करोगे ही नहीं, सोचोगे कि बस ऊपर से अल्लाह दे दे हाथ में, ठीक है ना, तो कैसे होगा कुछ? ठीक है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये अपॉर्चुनिटी है। आप समझिए, बहुत लोग एलएस में मेरे क्या बच्चे 80-80 हजार रुपया खर्च करके पढ़ने के लिए आए। मेरा ही क्लास 30-30 हजार रुपया खर्च करके लोग पढ़े, और वही लोग आज 6 हजार रुपया भी खर्च करके पढ़ रहे हैं। इसमें से मैक्सिमम लोग रोज देखते हैं उनका कॉइन्स मिला होगा, किसी का 600, किसी का 700। ठीक है ना, तो ये चीज समझिएगा। बाकी मुझे एडमिशन का लोभ नहीं है, आप समझिए, मेरा एथिक्स अलग है। ठीक है ना, तो मैं जो बेनिफिट देने वाला हूं ना इस बार, तो इसलिए मैं कल बात कर रहा था एक अपने स्टूडेंट से, वो आईएएस का वो दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्लास कर रहा हूँ, शायद अभी आज है कि नहीं। अक्षित हो, अक्षित हो कि नहीं हो, वो नहीं अभी लगता है, उसको बोलते हैं कल इसमें क्लास में क्यों नहीं टेस्ट में। ठीक है ना, वो प्लस एडमिशन हो चुका है उसका, वो चूंकि वो जानता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईएएस कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस उसका है, तो वो आईएएस दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सॉरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करा पॉलिटिकल साइंस से। वो आया, लॉकडाउन में आया, और सबसे पहला काम हमको परेशान कर दिया कि सर आज ही ले लेते हैं। हम बोले 1 तारीख से ले रहा एडमिशन। तो वो चूंकि वो लोग रहता है, समझ रहा है। मैं, हाँ मैं करता हूँ, ठीक है। अमृतसर यूट्यूब पर, ओके अमृतसर, ठीक है। तो अब ये हो गया, ठीक है ना, इसी तरह का क्वेश्चन आपको, है ना, ये आपको रॉकी तो मैंने एक गाइड किया, बाकी इसलिए मैं लालच में नहीं कर रहा हूँ, मैं एडमिशन के लिए किसी को प्रेस नहीं कर रहा हूँ। जो लोग एडमिशन ले चुके हैं ना, वो आपसे पता नहीं कितना आगे जाएंगे, और मजबूरी है, कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम भी है सब लॉकडाउन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब मैं क्वेश्चन पाऊंगा जो कहना था। गुड, आ गए आप सर गया, आ गए, हाँ गया, मैं आ गया। सब लोग रूम देख के पहचान लेते हैं। चलिए जल्दी स्टार्ट करिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पोल स्टार्ट हो गया। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ये तो सब लोग जानते होंगे। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। मन तो करता है आप लोग के लिए एकदम जान हाजिर कर दें पढ़ाने में। अब फ्री है, अब सब कुछ पढ़ा सकते हैं, क्लास आना जाना नहीं है। आर्यन रिजवान, वो वेरी गुड, सबसे नंबर 1 पर आर्यन रिजवान। मैं 5 क्वेश्चन के बाद दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये पहली बार लाए, और अभी भी मैं इसी क्वेश्चन को डील कर रहा था, नहीं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है, जस्ट संजोग से ये क्वेश्चन डील हो गया है, आप समझ ही रहे हैं। ये नील नदी, ये अफ्रीका की सबसे और विश्व की सबसे बड़ी नदी है। बस शॉर्ट में कर लेते हैं। नील नदी, मजा, नील नदी की कहाँ, अफ्रीका से निकलती है, इस तरह से। ये अफ्रीका महादेश है, ठीक है ना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप जानते ही हैं, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और ठीक है रिजवान, पढ़ रहे हो, बढ़िया है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना, इस तरह से ये, और ये इक्वेटर लाइन है, ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री पर विक्टोरिया झील है। बार बार इसे टेस्ट में बताऊंगा। और विक्टोरिया झील से 0 डिग्री पर, इसीलिए एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा यहीं पर, वो क्वेश्चन आ भी सकते हैं। यहाँ से नील नदी ये जब निकलती है तो यहाँ से व्हाइट नील निकलती है, इसका नाम क्या है, व्हाइट नील, इसका नाम है व्हाइट नील। और एक यहाँ से इथोपिया हाईलैंड से एक और नील निकलती है, और इसका नाम है ब्लू नील। और दोनों यहाँ पर ज्वाइंट हो जाती है, और तब यहाँ से जब कहलाती है तो क्या कहलाती है, नील नदी। ठीक है ना, तो इस तरह से नील नदी का जो ओरिजिन है, जनरली माना जाता है ये विक्टोरिया लेक, अफ्रीका में 0 डिग्री अक्षांश है, इक्वेटर लाइन है। तो और ये तो आप जानते हैं ना कि ये वाला एरिया रेगिस्तान है, डेजर्ट है। ये पूरा एरिया क्या है, डेजर्ट। कौन सा एरिया, ये आप जान रहे हैं कि ये पूरा एरिया डेजर्ट है, पूरा ये क्या है, रेगिस्तान है, डेजर्ट वाला एरिया है। आप सोचिए, तो क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है, क्या कारण है कि नील नदी रेगिस्तान से, डेजर्ट से बहती है, नील नदी डेजर्ट से होकर क्रॉस करती है, फिर भी इसमें बाढ़ आता है और सालों भर पानी रहता है। तो उसका आंसर यहाँ मिल गया आपको कि अगर डेजर्ट से आती तो नील नदी तो सूख जाती, लेकिन वो नदी कहाँ से निकलती है,
इक्वेटर लाइन के क्षेत्र से। और इक्वेटर लाइन पर क्या है, इक्वेटोरियल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है ना। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट की विशेषता क्या है कि रोज बारिश होती है। तो ये जो लेक है इसमें जब रोज बारिश होगा है ना, रेनफॉल होगा, तो लबालब पानी से भरा रहेगा, और इसलिए इसमें हमेशा सालों भर भयंकर पानी रहेगी, और सीजन में तो बाढ़ भी आ जाएगा। इसलिए रेगिस्तान से होने के बावजूद भी ये नील नदी आपको बहती है इजिप्ट में। थोड़ा सा और हमको ये ऐसे इधर बनाना पड़ता, मैं कोई बात नहीं, उतना समझ सकते हैं। तो ये आपका इजिप्ट है। तो इसलिए नील नदी की देन किसे कहा जाता है, मिस्र को। अगर ये नील नदी मिस्र में नहीं रहती तो मिस्र देश ही नहीं रहता। और ये भी जान लीजिए कि ये नील नदी के 5 किलोमीटर, जहाँ 5 किलोमीटर लेफ्ट और 5 किलोमीटर राइट के एरिया में ही ये सारे शहर बसे हुए हैं, और 80% पॉपुलेशन उनका इसी एरिया में है। तो इस तरह से आप समझ गए कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी तो है ही, और विश्व की भी सबसे, सॉरी ये तो नील, मैंने अफ्रीका, हाँ ये बताया था, और ये तो नील नदी हो गया विश्व की सबसे बड़ी नदी अफ्रीका की। और अमेजन कहाँ की है, दक्षिण अमेरिका की। मैंने यहाँ पर अभी अमेरिका पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये आपको दक्षिण अमेरिका था, ठीक है ना ये। और यहाँ से अमेजन नदी, ये जो एंडीज पर्वतमाला है, यहाँ से निकलती है अमेजन नदी, और इक्वेटर लाइन के, है ना, इक्वेटर लाइन के इर्द गिर्द बहती है। ये आपका इक्वेटर लाइन था। तो इस तरह से यहाँ पर गिरती है। और ये तो ये सेकेंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट, ठीक है। उसी तरह से अमेरिका में मिसिसिपी बहती है, अभी फिर और कहीं बताएंगे। तो इस तरह से आपका हो गया। और अब आएंगे हम 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, कौन सुमिलित नहीं है। 5 क्वेश्चन के बाद स्कोर बोर्ड में दिखाऊंगा। तो वेरी गुड, अभिषेक कुमार फर्स्ट पर हैं, अमर कुमार सेकंड, और रिया कुमारी थर्ड। नीरज भी, सब लोग फर्स्ट पर हैं, नीरज, बिक्कू, अंकित, ये सब लोग। और इस तरह से इसका आंसर क्या था, कौन सुमेलित नहीं है, रॉन्ग मैच कौन है ना, कौन ऐसे से धर्मापुरी, ये तमिलनाडु में है। ये कहाँ है, तमिलनाडु में है धर्मापुरी। और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा है, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है ना, काफी अच्छे रैंक वाले जो होते हैं वो यहाँ पर कॉलेज जाते हैं। काफी हॉस्पिटलिटी तमिलनाडु में जो स्वास्थ्य सेवा है ना, तमिलनाडु धर्मापुर का, तमिलनाडु में यहाँ का हेल्थ जो सर्विस है एकदम वर्ल्ड क्लास का है। और आपको आश्चर्य होगा कि ये तमिलनाडु में प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, मतलब नाम मात्र के, मतलब है तो वेदांता इस तरह के, लेकिन नॉर्मली जिस तरह से आप बिहार यूपी में देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल चलता ही नहीं है तमिलनाडु में। ये जान के आपको बहुत ही सुकून होगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इसी धर्मापुर मेडिकल कॉलेज से मेरा एक कजन वहां से मेडिकल किया था, तो वो बताता था कि इतने गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहाँ के तमिलनाडु के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हाई लेवल के, काफी हाइजेनिक, उसमें हर तरह का टेस्ट, भीड़ नहीं, और हर ब्लॉक में गवर्नमेंट हॉस्पिटल टॉप क्लास का है। और इवन की वहाँ के एमएलए और एमपी, 90% एमएलए और एमपी अपना इलाज वो अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करवाते हैं, क्योंकि उनका, जैसे आपको एम्स में, जब आपको एम्स में एडमिशन होता है, तो जब एम्स में आपको इलाज करने का जब मौका मिलता है तो आप किसी दूसरा हॉस्पिटल खोजते हैं क्या, नहीं खोजते हैं, क्योंकि एम्स में स्टैंडर्ड फॉलो होता है, प्रोसीजर फॉलो होता है। उसी तरह का प्रोसीजर तमिलनाडु के हर एक हॉस्पिटल में होता है। ये ग्रेट वर्क है तमिलनाडु का, हम लोग नहीं जानते। मोरी आप जानते हैं, झारखंड में एल्युमिनियम का एकमात्र झारखंड, हम लोग का बिहार झारखंड कारखाना, ठीक है ना। कोयली आपको गुजरात में है, अलवाय केरल में, ठीक है। तो ये हो गया आपको इमेजिन फैक्ट है, ये सब चीज बहुत ठीक है ना। एक मैं क्वेश्चन मैं कल सेट कर रहा था नोबेल प्राइज के ऊपर, जो साइंस में, जो मेडिकल साइंस में जो नोबेल मिले हैं ना अभी तक जो मेडिकल साइंस में, चूंकि अभी बीमारी आ रही है कोरोना, बहुत सारे मेडिकल साइंस के ऊपर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। तो मेडिकल साइंस के ऊपर में देखो, मेरा जनरली सेट प्रैक्टिस के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अविनाश ने सबसे पहले दिया, फिर अमर ने दिया, प्रगति, महिमा, सकैब, रंजन, संटू, के प्रसाद, पल्लवी, पुष्पा, वैभव, अंजलि, विशाल, राज, महेश, पुनीता, नीतू, करुणा सिंह, मनीष कुमार, डेल्हा, सब लोगों ने आंसर सही दिया। एकदम ऑनेस्टी बनाइएगा, कोई इसमें टॉप और फर्स्ट सेकंड की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं जो फर्स्ट सेकंड कर उनका गुणगान मैं ज्यादा दूंगा। सीमा आर्या ज्वाइन किए हैं, एमडी, ठीक है। और अमर कुमार फर्स्ट रैंक पे बने हुए, रिया है सेकंड और अंकित थर्ड, फोर्थ पर दीप्ति वर्मा, अभिषेक, ठीक है। दीप्ति काफी अच्छा लेवल हो गया दीप्ति का, मैं ये देख रहा हूँ कंटिन्यू है भी क्लास में। तो इसका आंसर आप सब लोग जान रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ, ठीक है। तो ये 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। महिमा, अमर, विशाल, और इस तरह से इसका आंसर है डी, ठीक है ना, इसका आंसर डी है। और 5 क्वेश्चन के बाद ये आपका स्टेटस है, ठीक है ना। और ये लोग सब लोग 5-5, महिमा फिर ये तीनों लोग कंबाइंड रूप से फर्स्ट रैंक, महिमा सेकंड रैंक, फिर सोनम सेकंड रैंक, नीरज भी सेकंड रैंक, प्रगति, विशाल और राहुल और दीप्ति वर्मा, ये सब लोग कंबाइंड रूप से सेकंड रैंक, ये कंबाइंड रूप से फर्स्ट रैंक। तो इस तरह से इसका जो आंसर था, एक प्रशासनिक ढांचा, पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि फंड के लिए मुख्यतः केंद्र सरकार के आर्थिक अनुदान पर निर्भर रहता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से इसका पंचायती राज पर कभी लेक्चर मैं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका स्टार्ट पोल में कर रहा हूं इसका। सब लोग जानते होंगे, जो जिस स्टूडेंट का, जो पढ़ने वाले हैं जिनका ये क्वेश्चन गलत हुआ है, उनको मैं थोड़ा समय भी टाइम दूंगा। ओके, 47% लोगों ने सी दिया है। अमर, रिया, अनिकेत, फिर महिमा है, नीरज है, सोनम है, विशाल है। अब देखिए ये, ठीक है। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक बंद निलंबित रहते? देखिए ऐसे समय जब आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के तहत जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती है, ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती है, तो जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो इसके में ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट, और उसमें खास करके आर्टिकल 19 अपने आप सेल्फ सस्पेंड हो जाता है। जैसे ही आपको नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, तो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का कुछ बंद, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट का सम प्रोविजन है ना, सम प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली सेल्फ सस्पेंडेड हो जाते हैं। जैसे ही आर्टिकल नंबर 352 जिसमें नेशनल इमरजेंसी की चर्चा है, जैसे नेशनल इमरजेंसी आपके देश में इम्पोज होती है, वैसे ही फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है। इस क्वेश्चन के अनुसार फंडामेंटल राइट है ना, कौन सा प्रोविजन सस्पेंड होता है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो ये हो गया। क्यों कि राज्य के नीति निदेशक डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इससे नेशनल इमरजेंसी का कोई मतलब नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, कोई मतलब नहीं। और जुडिशियल एक्टिविज्म, इससे भी कोई मतलब नहीं। तो फंडामेंटल राइट से ही आर्टिकल 352 का मतलब रहता है, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। ये तो सबका सही होना चाहिए, सबका सही होना चाहिए। चंदन ने सबसे पहले आंसर दिया,
चंदन डुमरिया, भिक्कू, रोशन, विशाल, पुष्पा, आमिर, सुहेल, ठीक है ना, अंकित कुमार, श्याम, प्रदीप, बाबू, कामनी, ऋषि, सबका सही है, ज्योति, अर्चना, गुंजा, अंजलि, हरिओम, इंद्रेश, रवि, शंकर, सब सही है आप लोग का। ईशु गुप्ता, अपराजिता रानी, ये टाइम के अंदर आप लोगों ने इतने लोगों ने सही दिया है, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जानते हैं आप लोग अमर कुमार, रिया, निकेत, सब लोग ठीक है, बने हुए हैं टॉप पर। तो इस तरह से ये आपका क्या था, इसमें तो सब लोग जानते हैं कि हमारे के यहाँ राज्यसभा, आप जानते हैं ना, जितने भी स्टूडेंट नए होंगे, जो जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में आप समझते हैं ये आपका पार्लियामेंट है ना, ये आपका संसद है। और हमारा संसद क्या है, डुअल हाउस है। हमारा जो पार्लियामेंट डुअल हाउस है, एक है उसमें लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं। ये आपका पार्लियामेंट, ये आपका लोकसभा और ये आपका काउंसिल ऑफ द स्टेट अर्थात राज्यसभा। तो राज्यसभा में अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना है तो आपको 30 ईयर्स होनी चाहिए, लोकसभा में आपको खड़ा होना है तो 25 ईयर्स होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर आपको खड़ा होना है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर खड़ा होना है तो 35 होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से सब लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या है, 20। तो यही मतलब यूनियन लेवल पे याद रखिएगा, 25, 30, 35। नेक्स्ट में आइए, और इस तरह से इसका गो 1 मिनट। चलिए, सबका आंसर सही है। आप लोग देख के बैक करवाना। तो इस तरह से आप जानते हैं ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दे दिया, और इस तरह से पोल खत्म होता है। और इसका आंसर आपको ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, आप जान रहे हैं कि ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक है ना। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक है। और इस तरह से आपका इसका आंसर है, बहुत लोगों ने सही दिया है, बहुत लोगों ने सही दिया है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। पिंटू शर्मा, बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके सभी क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो इसमें देखिए इसका मैक्सिमम लोगों का सही हुआ है, और इसका आंसर है आपका बी, सोनम कुमारी, और वो सब लोग फर्स्ट पर बने रहे। तो बिहार में निम्नलिखित, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें बिहार स्पेशल से है, जो बिहार स्पेशल में पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, और ये क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके क्षेत्रों को, तो आपको देखिए ये 2 है ना, बी, 2 का ए है, 2 का ए है, और 1 का बी है, ठीक है, 1 का बी है, और आपको यहाँ पर सी का 3 है, 3 का सी है, और डी का 4 है। ये जगत नारायण लाल, ये जो नमक आंदोलन किसे बोला जाता है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में जगत नारायण ने पटना को लीड किया था, श्री कृष्ण सिंह, उनका वहाँ घर भी है, मुंगेर को लीड किया था, सत्यनारायण सिंह का घर भी यहाँ है, उन्होंने दरभंगा को लीड किया, और राम दयालु सिंह मुजफ्फरपुर को। ये देखिएगा, राम दयालु सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो, जो बिहार स्पेशल की तैयारी करते हैं ना, तो ये सब एक साथ कई चीज हो गया, ये तो ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी, इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए एक डायरी बना के रख लीजिएगा, सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। और जब जब मेन फीचर क्या है 1942 का है, तो इस तरह से इसको आप लोग ठीक से करिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं इसका ऑप्शन दे रहा हूँ।
देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। रिया, अमर, अंजलि, वैभव, अंकित, आरती, ऋषि, सोनू, मुन्ना, नीतू। ओके, एक्टिव पोल। अमर कुमार, एक सेकेंड, इसमें अमर कुमारी फर्स्ट है, लेकिन वो कैसे देखा कैसे नहीं। तो इसमें अमर कुमार 10 में 10 है। अमर कुमार जो फर्स्ट रैंक पे है, लेकिन मैंने ये जानबूझ के आप लोग को चेक करने के लिए दिया था कि आप लोग पढ़ के आंसर देते हैं या किसी तरह से पोल को हिसाब किताब लगा के आंसर देते हैं। तो जो 10 में 10 लाया वो लोग समझिए कि मैंने जानबूझ के इसमें पोल में बी डाला था, जबकि आंसर ये है। मैं चेक करने के लिए डाला था कि आप लोग किस पैटर्न पर दे रहे हैं, क्योंकि आप जब लगातार 9 में से 9 ला रहे हैं तो इस सबसे दुनिया का सबसे सड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें से 10 अभी क्वेश्चन हुआ तो 10 में 9 ही सही होना चाहिए था आप लोग को, जो लोग बढ़िया से आंसर कर रहे हैं। इसलिए मैं पहले भी बता रहा हूँ, चीटिंग मत करिएगा। खास करके जो अच्छे रैंक ला रहे हो लोग चीटिंग मत करिएगा। मैंने अभी क्या किया ये सब लोग जानते हैं, इसलिए जिनका जिनका भी ये आंसर मैंने क्या डाला पोल में भी जानबूझ के कि मैं ये देखना चाह रहा था कि आप लोग कहीं चीटिंग करके आंसर तो नहीं दे रहे हैं ना। मैं एजुकेटर हूं ना, मैं वो सारा काम कर चुका हूं जो आप लोग करेंगे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट है, प्लीज प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिए, क्योंकि जो 10 में से 10 ला रहा है इस क्वेश्चन को, वो हमेशा बी मारता, हमेशा ए मारता, सॉरी ए मारता। पोल में मैंने बी दिया और आप हमेशा ए मारते, मतलब लगभग आपको ये क्वेश्चन आपका आंसर गलत होना चाहिए था जब आप पोल बना रहे थे, क्योंकि सब लोग जानते हैं अल बरूनी महमूद गजनी के समय आया था और पता नहीं कैसे आप लोग बलबन को मारे। मैंने पोल में जानबूझ के भी आंसर दिया। हाँ, जो लोग ए किए हैं कमेंट में लिखिए तो ए कितने लोग किए हैं। जिनका आंसर गलत हुआ था उनको मुबारकबाद कि आपका सही आंसर था, इसका आंसर है ए। मुझे चेक करना था, जो धनाधन 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 1 सेकंड भी नहीं होता है। वेरी गुड, सबको मुबारक हो, जितने लोगों ने ए किया था सबको मुबारक हो। और जो 10 में से 10 ला रहे हैं और उनका फिर अगर वो बी मार रहे हैं तो दुर्भाग्य मेरे लिए और आपके लिए भी। गलती से ठीक है, जिसका बी लग गया, नहीं नॉलेज था वो तो ठीक है भाई, वो जानते नहीं है, लेकिन मैंने चेक करने के लिए भी डाला था। तो ए सबका सही समझ रहे हैं ना, मैं क्यों डाला था अभी। मैं इसलिए डाला था कि मैं अरे भाई, जो चीज जिस जिस दौर से आप गुजर रहे हैं उस दौर से मैं गुजर चुका हूं, और आप जो करते हो मैं जानता हूं। जो 10 में से 10 मार रहे हैं, जैसे जिसका 10 में से 10 आया या जिसका 20 में से 20 आ रहा है ना, वो इस क्वेश्चन को कभी गलत कर सकता है बताओ। तो जब इस क्वेश्चन में भी आ गया 100% सही, जब मैंने बी मार दिए, जब दो गलत आंसर मारे, पता नहीं भगवान भरो जाने कैसे मारू। मैं कभी भी स्टूडेंट को गलत सजेशन नहीं देता हूं, गलत तारीफ नहीं करता हूं। अरे हम लोग भी आईएएस तक की तैयारी किए हैं, जब हम लोग भी बनाते हैं तो 10 में से 9 सही होता है, 10 में से 10 सही नहीं होता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, 20 में से वो नहीं सही होगा, 20 से 20 जीएस में इतिहास गवाह है। आज तक जीएस में आईएएस टॉपर का भी 150 में से 150 नंबर नहीं आया। पता नहीं आप लोग कैसे 30 में से 30 लेके आ जाते हैं। बाकी कोई कमेंट नहीं लिखेंगे निगेटिव, ये मेरा काम है गाइड करना आप लोग को। आप लोग निगेटिव कमेंट कोई भी नहीं लिखेंगे, कोई भी स्टूडेंट इसमें कमेंट निगेटिव नहीं लिखेगा, कोई सजेशन नहीं देगा, कोई कमेंट नहीं करेगा। क्यों कि मैं आपके लिए हूं, फिर मैं इतना क्यों मेहनत करूंगा। झूठी तारीफ नहीं चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को चाहिए कि आपके माँ बाप के घर में बूढ़े, आप जब बूढ़ा हो जाए तो आप एक मजबूत लाठी की तरह
उनके सामने खड़े रहिए ताकि उनका इलाज हो सके, उनके जिंदगी उनका आसान हो सके, आपको पूरी फैमिली इंजॉय कर सके। मैं वो एजुकेटर हूं, ऐसे एजुकेटर के साथ आपको रहना है। आपका भी एथिक्स, मेरा भी एथिक्स, और ये भरोसा रखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और जिंदगी में आप हमेशा सफल होंगे। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा कि मैं हमेशा आपके लिए बेहतर करूंगा, चाहे जितना भी हो सके। नहीं तो एक क्वेश्चन पे इतना टाइम क्यों देता? ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, इस चीज को ध्यान रखेंगे। मैं जानता हूं कि उसका करने का क्या तरीका है, जो आप कर रहे हैं मैं जानता हूं, और मैंने इसलिए रिक्वेस्ट किया था कि आप सर पोल का पैटर्न बदलें। मैं बदलवा दूंगा, जो आप मारते हैं ना कि फट से कोई दूसरे मोबाइल से मारते हैं तो बी निकल जाता है, और दूसरा मोबाइल बी मारते हैं, तो वो सब मुझे मालूम है। ये सब आपको, आपके लिए मैं इतना मेहनत क्यों करूंगा? आप लोग नंबर पर मत जाइए, आप लोग जाइए कि आपका डेवलप क्या हो रहा है, डेवलपमेंट देखो, समझिए, कोई बात नहीं। गार्जियन होने के नाते मुझे आपको आपकी गलतियों को आगाह करना, आपको आगे बढ़ाना, आपको लड़ने लायक सिकंदर अलेक्जेंडर की तरह आपको बनाना, अशोक की तरह बनाना, चाणक्य की तरह, आपको चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बनाना मेरा काम नहीं। तो वैसा एजुकेटर, वैसा टीचर को कोई मीनिंग नहीं है जो कुछ स्टूडेंट को दे नहीं पाए, जो कुछ स्टूडेंट के लिए कर नहीं पाए। ठीक है, तो ये देखिए, आप अलबरूनी थे जो महमूद गजनी के साथ आए थे, और इनके एक कोड में देता हूं कि देखो ना, जो मैं आपको धीरे धीरे तैयार कर दूंगा। अलबरूनी के साथ कौन कौन आए थे? तो महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी आए थे, फिरदौसी आए थे, फिरदौसी आए थे, उतबी आए थे। तो कौन कौन आए महमूद गजनवी के साथ? अलबरूनी, अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी, ये प्रमुख तीन इतिहासकार थे, और एक और भी था, बैहाकी भी थे, फारूकिया कौन थे। तो अभी तीन ही इंपॉर्टेंट है आपको। तो मैंने महमूद का एक कोड बनाया था, है ना, ताकि कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा, और कभी ऐसा करो कि जिंदगी भर ये गलत ना हो। तो यहाँ मैंने कोड बनाया था, महमूद गजनवी के समय भारत में कौन कौन से हिस्टोरियन इतिहासकार आए थे। तो मैंने एक कोड बनाया था जो आपको भी कभी भूलेगा नहीं। अलबरूनी फिर से उतर गया, अलबरूनी, जब महमूद गजनी आया ना, तो अलबरूनी फिर से उतर गया। ये कोड लिख लेना, अलबरूनी फिर से उतर गया, अलबरूनी फिर से उतर गया। तो महमूद गजनी जब घोड़ा गाड़ी लेके आया, रथ लेके आया, तो अलबरूनी फिर से उतर गया। तो अलबरूनी से अलबरूनी फिर से क्या हो गया? फिरदौसी, और उतर गया से क्या हो गया? उतबी, है ना। अलबरूनी, फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी? शाहनामा। फिरदौसी की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? शाहनामा। मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, आप ये तनिक भी मत समझे कि सर गुस्सा होगा। नहीं नहीं, गुस्सा एकदम नहीं। गुस्सा क्यों करूंगा? आप लोग वहां, आप वहां बैठे, हम यहाँ बैठे, ठीक है। तो गुस्सा करने से कुछ मिलेगा भी क्या? नहीं मिलेगा। आप मुस्कुराते रहोगे, हम गुस्सा करेंगे, लेकिन आपका काम है, जो मेरा काम है वो मैं कर दे रहा हूँ। आपको नाराजगी हो सकती है। अलबरूनी फिर से उतर गया, है ना। क्या हो गया कोड? अलबरूनी, फिरदौसी, उतर गया, तीनों महमूद गजनवी के समय भारत आए थे। और जानते हैं महमूद गजनवी 1000 से लेकर 1027 के बीच भारत पर आक्रमण किया था। ये कोड आप लोग को अच्छा लगा? कुछ लोग तो जानते होंगे, नए लोग को मालूम होगा। ऐसे कितने लोग हैं जो इस कोड को नहीं जानते थे? प्लीज लिखे अपने नाम के आगे वाई। ऐसे कितने लोग हैं जो इस कोड को नहीं जानते थे? नहीं जानते थे। मुझे हेल्प करने में उनको अच्छा लगा। चलिए, ये लोग नहीं जानते थे कोड, बहुत बढ़िया। कम से कम आप महमूद गजनवी के समय अब कौन कौन आया था ना, केवल अलबरूनी नहीं, बल्कि आप उसके साथ तीन इतिहासकार जो और थे उनके बारे में भी जान गए। ये होना चाहिए, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखा था। अलबरूनी ने कौन से लिखा था? किताब हिंद, है ना। तो अलबरूनी को पुस्तक थी। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखते नहीं, हमेशा नहीं करेंगे। तो मैं भी लेके बैठा रहता हूँ, कब मुझे पोल चेंज करना है मुझे मालूम रहता है। ये मत समझो कि खाली ऐसे ही आ जाते हैं, पूरा आंसर लिख कर सारा चीज करके मैं बैठा हूँ, ठीक है। मुझे मत, मैं रहते रहते ऑप्शन भी इसमें चेंज कर देता हूँ। किताब उल हिंद, वेरी गुड, कामनी कुमारी। तो ये हो गया महमूद। आगे आइए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसके अंतर्गत आता है? हाँ, ये तो सही है, फट से आप लोग मार दिए, कोई बात नहीं, ये तो सब लोग बढ़िया बढ़िया बनाएंगे।
ठीक है। अमर कुमार 10 में 10, 10 में 11, सब लोग का सही था। अमर भी ने पिछला क्वेश्चन गलत किया, आपने सही रिजल्ट, इसका मतलब आप सही से कर रहे हैं। सब लोग, अमर भी है, रिया भी, सबका पिछला क्वेश्चन गलत था। 11 में 10 ही आप लोग का है, इसका मतलब आप लोग सही आंसर कर रहे थे। तो इस तरह से आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल विकास संगठन किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, जितना भी धरोहर है, समझ लीजिए कंसेप्ट, जितना भी धरोहर है, महाबोधि टेम्पल, वो बाग, वो रेल, वो स्टेशन, वो सब, उसका मालिक कौन होगा? यूनेस्को। यही सब तो बता रहा हूं आपको, जादू की छड़ी दे रहा हूं। मेरा टेस्ट सीरीज इधर उधर का नहीं रहेगा। अमित यादव, पता क्या लिखे अमित, पता नहीं। यूनेस्को। तो ये यूनेस्को में क्या होगा, जितना भी आपको ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस है ना, जितना भी हिस्टोरिकल, जैसे बोध गया टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, रेड फोर्ट, है ना, वो जो माउंटेन रेल है, नीलगिरी रेल है, वो सबको यूनेस्को अपने संरक्षण में रखेगा। और जितना भी बच्चों से लेकर, जितना भी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, है ना, वो उसका क्या क्या होगा, ह्यूमैनिटी को लेकर, जितना भी चाइल्ड डेवलपमेंट, मानवता को लेकर जितने भी प्रोग्राम होंगे वो यूनिसेफ को, और जितना भी हेल्थ का, है ना, हेल्थ का प्रोग्राम होगा वो डब्ल्यूएचओ, और कभी कभी कई कार्यक्रम यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ कंबाइंड मिलके करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। और आईएमएफ तो जानते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ भी पैसे से संबंधित सारा काम करता है आईएमएफ, ठीक है ना। तो ये संयुक्त राष्ट्र, तो इसका आंसर क्या था आपको? यूनिसेफ। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये तो सब लोग बना ही देंगे मैं जानता हूं। क्वेश्चन जूम करना रहेगा तो बता दीजिएगा, मैं जूम कर दूंगा। मुख्य यामोत्तर रेखा मतलब क्या हो गया कि प्राइम, प्राइम क्या होता है? प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन, मुख्य यामोत्तर रेखा का होता है प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या है प्राइम मेरिडियन लाइन, किसे कहते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन, मैं इंग्लिश में टर्म बोल दूंगा, वेट कर लिया करिएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है कि गलत, टॉप करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो इसका आंसर है 0 डिग्री सी। ये है आपको रिया कुमारी 12 में से 11, अंकित कुमार 12 में से 11, नीतू 12 में से 11, महिमा सिंह 12 में से 10, अमर, अमर कैसे गलती हो गया तुम्हारा क्वेश्चन? ये तो कैसे गलती हो गया अमर, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो रिया, नीतू और अंकित बढ़िया समझिएगा, पोल में हो सकता है क्या क्वेश्चन और गलत दूंगा। तो इस तरह से आपका ये हो गया स्कोर बोर्ड। महिमा अच्छा कर रही हो, अमर भी अच्छा, सोनम भी अच्छा, विशाल, दीप्ति वर्मा, बहुत, दीप्ति वर्मा वेरी गुड। आपका स्कोर लगातार बढ़िया रहता है, इंप्रेसिव। वैभव, देखो ऊपर नीचे फर्स्ट सेकंड से मतलब नहीं है, हमें मतलब है क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, उससे मतलब है। तो ये आपका 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन लाइन रहते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन किसे बोलते हैं? 180 डिग्री को। और प्राइम मेरिडियन लाइन 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन लाइन, ग्रीचविल लाइन, है ना, 0 डिग्री लैंगिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। देशांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। और इस तरह से प्राइम मेरिडियन लाइन किस लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं? तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इस तरह से होता है। ये आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। इस पर अलग से हम लोग क्लास लेंगे, पहले भी ले चुके हैं, मेरा क्लास देखिएगा पुराना तो मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। और पूजा ने, सबने देखा, पूजा, दीपक, निरंजन, भारती, दौलती, राजीव, पल्लवी, रागनी भी अच्छा दी है, बिट्टू, सतीश, रविरंजन, पुनीता, बबलू भी वेरी गुड, बबलू, श्याम, समीर बहुत अच्छा, नीतू कुमार, संजीव विद्यार्थी, प्रगति और प्रगति, रजनी, आप लोगों ने, सब लोगों ने सही आंसर दिया है, सब लोगों ने सही दिया। पोल के अंदर आप लोगों ने सबका आंसर सही है, वेरी गुड। नीतू अभी नंबर 1 पर बनी हुई है, और नंबर 1 पर भी रिया भी है, और नंबर 1 पर सोनम है। लेकिन नंबर ठीक है नीतू, इस तरह से आपका
बिहार के नहरों द्वारा सिंचाई होती है, यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, गंगा के दक्षिण पूर्वी भाग। क्या लिखा हुआ है आंसर? गंगा के दक्षिण पूर्वी भाग। तो सी सॉरी, गंगा के दक्षिण पश्चिमी भाग, ये आपका आंसर था, गंगा के दक्षिण। तो कि आप बिहार को जब बिहार समझिएगा तो बिहार का मैप बनाना सीख जाइए हल्का सा। और बिहार का मैप कोई दम ही नहीं है, और इस तरह से किए, और ये आप यहाँ ऐसे लेके आए, और फिर यहाँ पर बिहार का ये मैप है, ये कॉर्नर आपका थोड़ा सा निकला हुआ रहना चाहिए, और इस तरह से ये, और बिहार का ये आपका निकला होना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला। तो इधर देखिए बिहार में, दक्षिण बिहार में ये इधर निकला हुआ है, और उत्तर बिहार में ये निकला हुआ, और बीच में आपको गंगा नदी है, बीच में क्या है? रिवर गंगा है। ये आपका यहाँ से ऐसे गंगा नदी आती है, ये आपका ये बिहार की गंगा नदी है। तो गंगा के दक्षिण, देखो ऊपर में क्या है ना, ये आपकी रिवर गंगा है। तो देखिए आप समझ लीजिए थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया, और थोड़ा सा पढ़ने के लिए आप टेस्ट में बने रहिए, टेस्ट छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। ये रिवर गंगा है, ठीक है ना। और देखो आप अगर समझिए कि सर ये कौन सा उत्तरी बिहार का मैं जिला डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना, उत्तरी बिहार का मैं थोड़ा सा आपको डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ इजी वे में, क्योंकि बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा मैप को और इधर इधर करता हूँ मैं, थोड़ा सा मैप को मैं और आगे बढ़ाता हूँ इसको पूरा, ठीक है। उत्तर बिहार को थोड़ा सा समझिए, उत्तर बिहार को आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, नॉर्थ बिहार को समझिए आप थोड़ा सा। देखिए ये आप ले गए, और इस तरह से ये आपका नॉर्थ बिहार है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपका पश्चिम चंपारण हो गया, क्या हुआ ये, यहां से चलिए, ये आपका पश्चिम चंपारण, फिर आपका पूर्वी चंपारण, चंपारण चंपारण हटा दिए, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, पश्चिम है ही तो पश्चिम होगा, उसके बाद है तो पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद सीतामढ़ी है, क्या ये सीताजी, सीतामढ़ी के बाद क्या है मधुबनी, ये आपका हो गया मधुबनी, याद आ रहा होगा अमीर सुहेल। फिर यहाँ पर सुपौल, सुपौल है, और फिर यहाँ पर अररिया है, क्या है अररिया, और ये फिर है किशनगंज, किशनगंज, क्या हो गया ये किशनगंज, ठीक। ये आपका, और ऊपर में अगर बिहार से ऊपर में ये क्या है, ये नेपाल आ रहा है, ऊपर में कौन सा एरिया है, बिहार यूपी मिला के कौन सा है, ये नेपाल है। तो नेपाल से ये आपका एरिया चंपारण सटता है, दोनों चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, क्योंकि ये क्या है आपका नेपाल, ये क्या है आपका नेपाल। तो इसको याद कैसे होगा, आज के बाद जिंदगी भर याद रहेगा, मैं बता रहा हूँ। देखो चंपारण, चंपारण से सीता जी चली, तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, चंपारण से कौन चला, सीता जी, क्या की मधु ले ली, चंपारण से सीता जी चली, मधु ले ली, मधु किसमें ली, सूप में, सूप होता ना सूप, सुपौल। और छठ का दिन था ना, छठ का दिन था, तो सब लोग छठ करने के लिए हम घर से आते हैं, तो चंपारण से सीता जी, छठ में प्रसाद भी चाहिए ना, तो चंपारण से सीता जी चली मधु लेकर, और मधु सूप में ले ली, और सूप में लेके क्या करेंगे, अर्घ दे दी, अररिया, तो अर्घ दी कोई गॉड को देंगे ना, तो किशन भगवान को दे दी। फिर समझ लीजिए, एक बार सुन लीजिए, चंपारण से सीता जी चली मधु लेकर, छठ का मौसम, बिहार के तो सब लोग जानते हैं, हिंदू या मुस्लिम सब लोग इस नाम से परिचित होंगे, तो बस नाम का यूज कर लेना है। और हम लोग हिंदू धर्म में अर्घ दिया जाता है इस तरह से, गॉड को, सूर्य को हम लोग जो ऐसे जल चढ़ाते हैं पानी, तो उसमें एक सूप रहता है, सूप में ऐसे प्रसाद रखा रहता है, ठीक है ना। तो उसी पे मैंने एक कोड बना दिया, बाकी कोई इस तरह की बातें नहीं है। तो चंपारण से, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से सीता जी चली क्या लेकर, मधु लेकर, चंपारण से सीता जी मधु, तो मधु किसमें ली, सूप में, और सूप में लेके क्या की, अर्घ दे दी। तो अर्घ किसको देंगे, कोई गॉड को देंगे ना, तो सूर्य भगवान को दिया जाता है, तो छोड़ दो, गॉड का नाम है ना कम से कम किशनगंज, तो ये आपका रहा। तो जो तो ये आपको पहले नेपाल से, और उत्तर बिहार के जिले, उत्तर बिहार के जिले
और नेपाल से सटने वाले जिले, एक ही तीर से मैंने कई निशाना कर दिया आपको, ठीक है ना, एक ही तीर से कई निशाना है। तो इसलिए मेरे क्लास में ऑनेस्ट है, मैं भी ऑनेस्टी मेहनत करता हूं, ठीक है। फिर से सब लोग बोलो, जहां पे लोग देख रहे हैं कि चंपारण से कौन चली, चंपारण से सीता जी चली और मधु लेकर, मधु किसमें ली, सूप में, और सूप में क्या की, अर्घ दे दी, किसको, किशन भगवान को। छोड़िए कोड, मैं कोड आप हटाइए, मैं कोड हटाइए, मैं फिर आपको बोलता हूं। अब क्लियर हो गया होगा, सब लोग बोलिए तो क्या कोड था, क्या हुआ कोड, चंपारण से कौन चला, सीता जी, पश्चिमी चंपारण सीता जी, मधु लेकर, क्या ली, मधु किसमें ली, सूप में, क्या की, अर्घ दी, किसको, किशन भगवान को, किशनगंज। सबको समझ में आया, कोड अच्छा लगा आपको, कोड अच्छा लगा, हाँ अच्छा, हाँ रश्मि, रश्मि वेरी गुड, वेरी गुड रश्मि, कोड समझ में आया। बिहार का जब भी मैप देखो, एक झटके में आपको उत्तरी बिहार याद हो गया जिंदगी भर के लिए, एक जिंदगी भर के लिए आपको याद हो गया कि चंपारण से सीता जी चली, मधु ली, मधु कहाँ ली, सूप में, अर्घ दे दी, अर्घ, अर्घ मतलब ऐसे देना, अर्घ दे दी किसको, कृष्ण को, किशन जी को, कृष्ण भगवान को, ठीक है ना। सुनील कुमार अमृत है, दौलती, CHSMUSEA की। ठीक है, तो चंपारण याद रखिएगा इसको हमेशा, एक बार आज क्या करिएगा, इसको ठीक करने के लिए बिहार का मैप रख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी बचा हुआ है 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। हाँ, तो ये क्या था कि मैं बताया कि नहरों से अधिक सिंचाई कहाँ होती है, गंगा के दक्षिण, देखो ये गंगा साउथ है, और इस भाग में, ये भाग जो है नहरों से बिहार में गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग में, क्योंकि ये पूरा पठारी हो जाता है, ये इधर तो जमीन है ही नहीं, ये है आपको थोड़ा सा इधर एरिया, ठीक है, और गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग में होती है, और उत्तर भाग में इसलिए नहीं कि उत्तर भाग में ऐसे ढलान है, और उत्तर भाग में तो इतनी नदियां हैं, ठीक है ना, आपको गंडक है, शारदा, काली, सरयू, गंडक है, सॉरी गंडक है, और बहुत सारे बहुत सारी नदियां उत्तर भारत में सब गंगा में आके कोसी तक आती हैं, जैसे बूढ़ी गंडक है, इससे बहुत सारी नदियां हैं जो आके गिरती है, इसलिए इधर तो इतनी नदियां हैं कि बाढ़ से पूरा भरा रहता है, नहर की क्या जरूरत, ये एरिया तो पूरा बाढ़ से डूबा रहता है, उत्तर बिहार तो फ्लडेड रहता है, नदियों के पानी से बर्बाद है, तो उल्टा गंगा के नदी के पानी को इधर भेज के और क्या करेंगे, पूरा बारिश के सीजन में तो खेत इधर डूबा रहता है, तो इधर तो उत्तर में तो कुछ होगा ही नहीं, जब भी होगा तो दक्षिण पश्चिम में ही होगा, ठीक है, क्लियर। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग जानते हैं, ग्रुप में मैसेज कर, चलिए, 7 मार्च 2005 ईस्वी को बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था, और उस समय इस तरह से आप देखिए, पहले बूटा सिंह थे, बूटा सिंह, ये है आपको विशाल, सोनम, 14 क्वेश्चन सब लोग, वैभव विशाल और सोनम और विशाल, ये लोग हैं, बाकी दीप्ति भी उसी पोजीशन, फर्स्ट रैंक पर तीनों है, फर्स्ट रैंक पर दीप्ति भी है, फर्स्ट रैंक पर अंकित भी है, फर्स्ट रैंक पर नीतू भी है, रिया कुमारी सेकेंड रैंक, प्रगति सेकेंड रैंक, महिमा थर्ड रैंक, और अमर कुमार थर्ड रैंक, इस तरह से आपको वेरी गुड, आप लोग अच्छा दे रहे हैं, और सोनम कुमारी, वैभव विशाल, है ना, इस तरह से आपका ये सही जा रहा है, वेरी गुड, बूटा सिंह थे, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बूटा सिंह को हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मिनट और बचा हुआ, 3 क्वेश्चन और है, उसको कर लीजिए, 3 क्वेश्चन और है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, सब लोग जानते हैं, विधि अधिकारी फर्स्ट लॉ ऑफिसर, फर्स्ट लॉ ऑफिसर, तो एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर और लॉ मिनिस्टर।
आगे हो सकता है हाँ। पोल में आंसर दीजिएगा, कोई कमेंट बॉक्स में मंटू, अशोक, ये सब कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे। तो पूरे देश का आपको महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो होता है, पूरे देश का ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी को क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल। और ये हो गया एडवोकेट जनरल, ये हो गया गवर्नर, ये हो गया लॉ मिनिस्टर, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर है ना। फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? राज्य का प्रथम फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल कहाँ होते हैं? स्टेट में होते हैं। और अटॉर्नी जनरल कहाँ होते हैं? सेंटर में होते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर है? सब लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो 2 क्वेश्चन और है। और एक जो ये अभी क्वेश्चन में देने जा रहा हूँ, एक्चुअली वो पहले 370 तो अब कहीं भी किसी भी राज्य में लागू नहीं होता, लेकिन मान के चलिए 2 साल पहले पूछा गया क्वेश्चन होता तो क्या होता अगला। मालूम है अभी 370 किसी भी राज्य में नहीं है, लेकिन मान के चलो कि 2 साल पहले ये क्वेश्चन रहता, वही सोच के आंसर देना है इसका। ठीक है ना, वही सोच के आंसर देना है। मान के चलो ये क्वेश्चन 2 साल पहले का हो तो क्या होगा आंसर? वेरी गुड सब लोग। रंजीत जी क्या हो गया? सवाल नहीं आ रहा है तो उसको फिर से लिंक पर ओपन करो रंजीत, रिफ्रेश करो। सवाल आ रहा है ना? सब लोग को आ रहा है, पोल भी आ रहा है, आंसर भी लोग कर रहे हैं। रंजीत, रामजीत, ठीक है। तो देखिए आप सब लोग जानते हैं इसका आंसर डी है। इसका आंसर डी है, आप लोग सब लोग जानते हैं। और इस तरह से ये आंसर बना हुआ है आपका। सोनम कुमारी है ना फर्स्ट रैंक, दीप्ति भी फर्स्ट रैंक, विशाल भी फर्स्ट रैंक, और फर्स्ट रैंक में वैभव भी हैं, नीतू भी हैं, और अंकित भी हैं, अशोक ठीक है, अंकित सेकंड रैंक में, अशोक थर्ड, सुरंजनी थर्ड, रिया कुमारी थर्ड और रानी कुमारी थर्ड। ये टॉप 10 में है। तो ये आपका आंसर है। और इसका क्या था क्वेश्चन, भूल गया। हाँ 370। तो अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, ये अब आज के हिसाब से क्वेश्चन गलत हुआ है कि 370 अब किसी भी राज्य में न लगे, न नागालैंड, न मणिपुर, न मिजोरम। लेकिन मैंने कहा कि मान के चलो ये 2 साल पहले का क्वेश्चन होगा तो आंसर क्या होता? जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके अनुसार आपको पहले मैंने बता दिया था, तो सब सही है, जम्मू एंड कश्मीर होता। ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन सब लोग पढ़ के देंगे, इसको सही करेंगे। ठीक है ना, सब लोग इसको आप सही करेंगे। तिरसठ, हाँ ठीक है। अंकित, नीतू, हर्ष, सोनम, जब किसी बिल पार्लियामेंट में कोई बिल हैंग कर जाए, कोई डिसीजन नहीं हो, तो फिर क्या होगा? तो इस तरह से ये आपका देखिए ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होगा। फर्स्ट रैंक पर सोनम कुमारी हैं, 17 में 15, 17 में 15 विशाल, ये भी फर्स्ट रैंक पर हैं, और दीप्ति वर्मा ये भी फर्स्ट रैंक पर, तीनों फर्स्ट रैंक पर। उसके साथ साथ पहले स्थान पर है नीतू भी, पहले स्थान पर वैभव भी हैं, सॉरी नीतू हैं, 4 लोग फर्स्ट पर। और उसके बाद सेकंड पर वैभव विशाल, अंकित, और थर्ड पर शिवरंजनी, रानी कुमारी, दीपा कुमारी, और शोक है फोर्थ रैंक पर। तो थर्ड रैंक तक यहाँ इस तरह से आपका ये पोल रहा। और जो क्वेश्चन था, और आगे क्वेश्चन ऐसा लेके आऊंगा कि आप जल्दी आंसर नहीं दे पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आप सबसे, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कि इसका आंसर क्या था? ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। एक क्वेश्चन, अब मेरा टाइम खत्म हो रहा है, एक क्वेश्चन आप सबसे पूछता हूँ कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, किस आर्टिकल के द्वारा बुलाई जाती है? इस आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वेरी गुड। सबसे पहले सुनील ने आंसर दिया, फिर मोनिका ने, फिर नीरज, ठीक है, पी ठाकुर, मनीष 108। अब तो सब लोग देंगे, कृत्य मिश्रा, सतीश, रजनी, ठीक। तो ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट है ना, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है ना। और अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। अच्छा बताइए, संसद जब पार्लियामेंट का सेशन पूरा होना होता है ना, तो सेशन पूरा होना, सत्र को समाप्त होना, और या फिर प्रोरोगेशन, सत्रावसान, या फिर सेशन को डिजोल्व करना, विघटन, किस आर्टिकल के द्वारा होता है? संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, सेशन, प्रोरोगेशन एंड डिजोल्व। यस, आर्टिकल नंबर 85। राष्ट्रपति पार्लियामेंट के सेशन को बुलाता है, मतलब सत्र को बुलाता है ना। जब उनका सेशन खत्म हो जाता है तो छुट्टी देता है, तो सत्रावसान, जिसको प्रोरोगेशन कहते हैं, प्रोरोगेशन कहते हैं। और जब लोकसभा का 5 साल जब पूरा हो जाता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा को डिजोल्व कर देता है। लोकसभा को राष्ट्रपति क्या करता है? डिजोल्व कर देता है। तो इस तरह से सत्रावसान, राष्ट्रपति सेशन कॉल करता है, सत्र बुलाता है और छुट्टी देता है, सत्रावसान और डिजोल्व करता है। ये आर्टिकल नंबर 85 में चर्चा है। और आर्टिकल 86 और 87 प्रेसिडेंट, है ना, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट के बैठक को एड्रेस करता है। तो संसद के दोनों सदनों या एक सदन को एड्रेस करने से संबंधित प्रोविजन 86 और 87 में हम डिटेल में बताएंगे। इस तरह से आपका ये टेस्ट क्लियर होता है। कल फिर मिलेंगे, और आज नहीं, कल हम लोग जिसको भी एडमिशन लेना होगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आप संपर्क करेंगे या ज्ञान आईएएस का कोड यूज कर लेंगे। ज्ञान आईएएस का कोड यूज कर लेंगे, ज्ञान आईएएस का कोड यूज कर लेंगे, ठीक है ना। ज्ञान आईएएस का कोड आप यूज कर लेंगे। और इस तरह से आपका सेशन, थैंक यू, आप लोगों ने एंजॉय किया। और अभी एक और हम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो केवल टेस्ट रहेगा आपका। एक 2 टेस्ट रहेगा मेरा आगे चलकर। आप फ्री में करना है, क्या दिक्कत है? एक रहेगा जिसमें डिस्कस करूंगा, एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें डायरेक्ट, है ना, 30 मतलब 1 घंटा में आपको 50 क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, तो आपको देना रहेगा टेस्ट को। चलिए, थैंक यू। और यूट्यूब पर भी मेरा है सेशन, और यूट्यूब पर भी मैं ऑफ करता हूँ। यूट्यूब पर जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए थैंक्स। आप वाचिंग, मेरा लगातार क्लास देखते रहिएगा।